नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पहले लेक्चर में 1773 का एक्ट और 1784 का एक्ट पढ़ा था। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 एक्ट 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आपको पता ही है वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे ब्रिटेन है और इंडिया यहाँ पे, तो इंडिया ईस्ट में पड़ता था। तो इसलिए जो कंपनी का नाम रखा था मैंने पहले भी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। और ये कंपनी का ट्रेड कहाँ कहाँ पे था? इंडिया, चाइना, म्यांमार, ये बहुत सारी कंट्री है ना यहाँ पे, इन सारी कंट्रियों पे इसने रूल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब क्या है, 1773 में जो एक्ट पास किया था, उसके बाद 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद से एक एक्ट पास किया गया 1793 में, 1793 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया गया। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मोनोपोली दे दी गई 20 ईयर के लिए। मोनोपोली का मतलब है कि एक अधिकार, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने का जो अधिकार है ईस्ट का मतलब है जो ब्रिटेन के ईस्ट में जो ट्रेड कर रही थी, ब्रिटेन ये है और ये ईस्ट का ईस्ट है, या ब्रिटेन जो ईस्ट में ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ और सिर्फ को उसको ही अधिकार है। मोनोपोली का मतलब ये है कि मोनोपोली दी गई, एक अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ एक कंपनी ही व्यापार करेगी। लेकिन होता क्या है, यूरोप में होता क्या है, यूरोप में एक राजा था किंग नेपोलियन बोनापार्टे। ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये फ्रांस का किंग था, फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्टे। इसने दो डिक्री पास की, दो ऑर्डर, डिक्री का मतलब है जी ऑर्डर। बर्लिन डिक्री 1806, मतलब 1806 में बर्लिन डिक्री पास की, और मिलन डिक्री ऑफ 1807, ये दो ऑर्डर पास किए नेपोलियन बोनापार्टे ने। और इसने इस ऑर्डर में पास किया कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज जो फ्रांस का अलाई कंट्री है, मतलब फ्रांस का साथी देश है, कोई भी ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेगा, ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेगा। मतलब जो ब्रिटेन में वस्तुएं बन रही हैं, माल बन रहा है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटेन से। तो ये इन ऑर्डर में पास किया गया। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो जितनी भी कंट्री अलाई कंट्री थी फ्रांस की, जो मित्र देश थे फ्रांस के, उनको सबको रोका गया। और इसी सिस्टम को बोला गया कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप, कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। तो इसके बाद होता क्या है, जो बाकी की ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद और भी तो कंपनी थी ना ब्रिटेन में, इन बाकी की कंट्रियों को क्या हुआ कि उनके गुड्स तो यूरोप में बिकते थे, उनके जो गुड्स थे, माल था जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनता था, वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बिकता था, जो यूरोप की कंट्री होती थी। तो बाकी कंपनियों ने विरोध किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली दी गई है ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, इसकी मोनोपोली को, एक अधिकार को हटाया जाए और हमें भी अधिकार दिया जाए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो लगाया है नेपोलियन बोनापार्टे ने, इसकी वजह से हम अपने जो गुड्स हैं बाकी की कंट्रियों में नहीं बेच सकते, वो अपनी कंट्रीज़ में, अपने देश में माल को नहीं आने दे रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इससे क्या हुआ, इससे प्रेशर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और दूसरा, एक एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, एडम स्मिथ, इन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी की थ्योरी दी। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि सबको आज़ादी हो ट्रेड करने की, व्यापार करने का। तो इसने थ्योरी दी एडम स्मिथ ने। तो दो रीजन हो गए, एक तो नेपोलियन बोनापार्टे और एडम स्मिथ की पॉलिसी, थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट में दबाव बना और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हाँ, हम सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे कि बाकी कंट्रियों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे तो एक अधिकार मिला था, उसने इसको अपोज किया, इसको विरोध किया, इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कोई अधिकार ना दे, दूसरी कंपनियों को अधिकार ना दे ईस्ट में ट्रेड करने का, क्योंकि उसका पॉलिटिकल अथॉरिटी और कॉमर्शियल प्रिविलेजेस है कि वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम को भी संभालती है ईस्ट में जहाँ पे राज कर रही है, इंडिया, चाइना, म्यांमार वगैरह में, और ट्रेड भी इसका विशेष अधिकार था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी एक नहीं मानी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए फिर एक एक्ट बनाया, और जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813 का, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वही है। और इसकी की प्रोविज़न, इसमें क्या प्रावधान थे 1813 के एक्ट में, इसमें थे जी, एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, एक अधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ये याद रखना है, जो कंपनी की मोनोपोली थी इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया वाज केप्ट इंटैक्ट। मतलब कि मोनोपोली ख़त्म कर दी, लेकिन जो चाइना के साथ ट्रेड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मोनोपोली ख़त्म नहीं की। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या है, चाइना के साथ ट्रेड करेगी। और जो इंडिया के साथ टी में ट्रेड होती है, मतलब चाय के साथ जो चाय का व्यापार होता है इंडिया के साथ, उसमें भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। तो समझे कि सिर्फ ट्रेड विद चाइना, ट्रेड इन टी विद इंडिया, ये दो सिर्फ एक अधिकार रहेगा, मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये
इसके बाद हुआ तो क्या है, इसके बाद दूसरी प्रोविज़न थी इसमें कि इस एक्ट ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब है जो क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म को फैलाते थे, स्प्रेड करते थे, उनको परमिशन दे दी इंडिया में आने की। इंडिया में आने की उनको परमिशन दे दी कि इंडिया में आके वो इस क्रिश्चियन रिलीजन को, धर्म को प्रमोट कर सकें, उनको भी परमिशन दे दी। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी, इस एक्ट ने जो कंपनी के टेरिटोरियल रिवेन्यूज़ और कॉमर्शियल प्रॉफिट थे उनको भी रेगुलेट किया। टेरिटोरियल रिवेन्यूज़ वो थे जैसे मान लो जो एडमिनिस्ट्रेशन से टैक्स लगा के टैक्स लगा के या रेवेन्यू जो कमाती थी, जो लाभ कमाती थी कंपनी, मान लो कृषि पे टैक्स लगा दिया, क्रॉप कल्टीवेशन पे टैक्स लगा दिया, उससे जो लाभ कमाती थी। और जो कॉमर्शियल प्रॉफिट थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉफिट कमाती थी गुड्स और सर्विसेज थे, मतलब माल वस्तुएं बेच के जो लाभ कमाती थी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, टेरिटोरियल रेवेन्यू को और कॉमर्शियल प्रॉफिट को, तो ये सेपरेट कर दिए गए। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था, जो कंपनी पे डेट था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडियन कंपनी, उस पर जो कर्ज था उसको रिड्यूस कर दिया, घटा दिया गया। और जो उसका डिविडेंड था उसको 10.5% पर एनम कर दिया गया। डिविडेंड का मतलब है जी शेयर पे जो लाभ मिलता है। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जितना भी शेयर था, और कुछ गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का शेयर होता था ना, कंपनी का शेयर से कितना कर दिया, और लाभ जो उससे शेयर पे प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उसको सिर्फ 10.5% पर एनम, मतलब एक साल में 10.5% ही लाभ मिलेगा उसे फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न थी कि हर साल एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ इंडियंस की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे हर साल एवरी ईयर इंडिया के एजुकेशन, शिक्षा पे बढ़ावा देने के लिए, इंडिया में इंडियंस की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपये खर्च करना था। नेक्स्ट प्रोविज़न इसमें थी कि इसने लोकल गवर्नमेंट थी जो, उसको एम्पावर्ड किया कि वो इम्पोज कर सकती है टैक्स ऑन द पर्सन, किसी भी आदमी पे लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, लेकिन ये था सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर कोई लोकल गवर्नमेंट किसी पर्सन पे टैक्स लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है, उसे देख सकती है कि टैक्स सही है गलत है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था। लेकिन लोकल गवर्नमेंट क्या है, टैक्स लगा सकती थी। तो इस प्रकार से ये एक्ट दो चीज़ों के लिए फेमस था, चार्टर एक्ट 1813 के लिए। एक तो आपका क्या था कि जो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें क्या है, एक्सप्लिसिटली का मतलब है स्पष्ट रूप से, और एक होता है इम्प्लिसिटली, उसका मतलब होता है हिडन रूप से, छुपे हुए रूप से। एक्सप्लिसिटली का मतलब है स्पष्ट रूप से, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो इसने पहली बार डिफाइन किया, परिभाषित किया कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में, जो ब्रिटेन की जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी, संवैधानिक पोजीशन दे दिया। और दूसरा इसने क्या इंपॉर्टेंट किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसको अधिकार दिया कि वो पर्सन पे टैक्स इम्पोज कर सकती है, और अगर पर्सन ये टैक्स भरे ना, गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, तो उसको पनिश भी कर सकती है, सज़ा भी दे सकती है, दोज हु डिड नॉट पे देम। तो इस प्रकार से 1813 का जो एक्ट है वो पूरा हुआ। इसके बाद क्या है, जो मोनोपोली दी थी टी ट्रेड, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी चाइना के साथ ट्रेड करने की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी मोनोपोली चाइना के साथ ट्रेड करने की, और टी ट्रेड करने की, इंडिया में चाय का व्यापार करने की मोनोपोली थी। 2 मोनोपोली थी, सारी मोनोपोली ख़त्म की, और ये मोनोपोली चली 1813 के एक्ट तक। तो अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833 का। ये एक्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल से। तब तक के लिए इंतज़ार।